अगर आप 9th या फिर 10th क्लास में और साइंस में 90 प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सेव या फिर बुक मार्क कर लेना, बहुत काम आएगी। इस वीडियो में कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें पढ़ के अपने मैक्सिमम मार्क्स तक कैसे पहुंच सकते हो। साइंस को पढ़ने का असली तरीका बताऊंगा, एक्चुअली 3 लेयर सिस्टम बताऊंगा साइंस को पढ़ने का, और अगर आपने उसे एग्जीक्यूट कर दिया तो भाई साहब हर चीज याद करने की क्षमता, साइंस को पढ़ने समझने की क्षमता स्पीड अप हो जाएगी। और साथ ही मैं आंसर लिखने का भी एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जहां पे आपके मार्क्स कम से कम कटे या बिल्कुल ही ना कटे। ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए एक ब्लूप्रिंट होने वाली है कि कैसे साइंस में स्कोर करें 90 प्लस मार्क्स। तो अगर आप जेन्युइनली 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो और कितना करना चाहते हो, 90 से ऊपर कितना, जेन्युइनली जितना आपको लगता है आप डिजर्व करते हो, कमेंट सेक्शन पे लिखो आई विल स्कोर डैश प्लस मार्क्स दिस ईयर। तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज जो है रियलिटी चेक से। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात करते हैं। अब आपको लग रहा है कि हमारे एग्जाम में कितने दिन बचे हुए हैं। सच बताऊं तो यूनिट टेस्ट हो गए, 10th वालों के तो प्री बोर्ड्स हो गए, वीकली टेस्ट हो गए, हाफ सिलेबस के स्कूल में टेस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं फाइल की प्रिपरेशन करनी होती है, बहुत सारे स्कूल्स में प्रोजेक्ट भी सबमिट होते हैं। तो भाई देखा जाए तो आपके पास मैक्स टू मैक्स 30 दिन बचे हैं प्रिपरेशन के लिए। बट क्या इसका मतलब हमारे पास समय बहुत कम बचा है? आंसर है नहीं, हमें बस पढ़ने के तरीके को बदलना होगा। इन शॉर्ट आपको साइंस को पढ़ना होगा स्मार्टली, जानना होगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें लिखना कैसे। यानी कि आपको बेसिकली टॉपर वाली सोच रखनी होगी, और इसी सोच से बनाए हमने अभ्यास सीरीज, जिसका आप यूज कर सकते हो अपने 10th की एग्जाम्स के प्रिपरेशन को ऊंचाई पे ले जाने के लिए, जो कि सैंपल पेपर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब साइंस को पढ़ने का सबसे पहला स्टेप है, साइंस को आपको एक नहीं 3 सब्जेक्ट्स में कंसीडर करना है। 11th और 12th वाले बच्चे तो इसको 3 सब्जेक्ट्स में ही कंसीडर करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लेकिन 9th और 10th वाले बच्चों को आज से ये मानना होगा कि हमें साइंस नहीं, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को पढ़ना होगा। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं, अब हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है वो भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 10th का बोर्ड का एग्जाम। और उसी को देखते देखते ऑब्वियस सी बात है 9th के एग्जाम को भी इसी पैटर्न पे लिया जाएगा, लिया तो जाना चाहिए। और 95% से ज्यादा स्कूल 9th क्लास में भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेंगे, और 10th में तो बोर्ड में अब यही होने वाला है। अब हमें साइंस को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटना क्यों है? क्योंकि तीनों को पढ़ने का तरीका जो है वो अलग होता है। जी हाँ, तीनों सब्जेक्ट्स बराबर या इक्वल तरीके से पढ़े नहीं जा सकते, ये स्मार्ट तरीका नहीं है। फिजिक्स में आपको फॉर्मूले और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। केमिस्ट्री में आपको कंसेप्ट, थ्योरी और रिएक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना होता है। 9th क्लास में कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन 10th क्लास में रिएक्शंस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और 9th और 10th दोनों में आपको कंसेप्ट पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बायोलॉजी में थोड़ी सी ज्यादा चीजें होती है याद करने वाली, सबको पता है, और इसीलिए आपको थ्योरी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स पर रट्टे मारने पे, फ्लो चार्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट कीवर्ड जानना बहुत जरूरी होता है। अब आप एक बार ना एक मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो आप कोई फिजिक्स का वन शॉट देख रहे हो मेरा, अब फिजिक्स के वन शॉट को देखते हुए क्या आपको यह फील हुआ कि मेरी केमिस्ट्री की रिएक्शंस भी पक्की हो रही हैं? नहीं। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ते हो, 10th क्लास वाले खासकर, तो कहीं ना कहीं जब वो सेकंड चैप्टर पढ़ते हो तो फर्स्ट चैप्टर की भी रिएक्शंस उनकी अच्छी हो रही होती है, बिकॉज बहुत सारे रिएक्शंस कॉमन है। वहीं पे 9th क्लास का एग्जांपल ले लो, अगर आप सेल चैप्टर पढ़ रहे हो तो क्या आपका केमिस्ट्री का मैटर एंड सराउंडिंग पक्का हो रहा है? आंसर नहीं, तीनों अलग हैं कंप्लीटली। आज ही अपनी किताब में अगर अभी तक नहीं किया है, चैप्टर्स को डिवाइड कर लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। तो जिस दिन आपने ये सोच लिया कि तीनों सब्जेक्ट्स अलग हैं, इनको अलग तरीके से ट्रीट करना है, तो एग्जाम में आंसर लिखने में भी आपको वो फीलिंग आएगी, और आप तीनों को अलग तरीके से ट्रीट करोगे और अलग अलग आंसर डिमांड करोगे, जो कि मैं आगे बात करने वाला हूं कि बायोलॉजी के आंसर अलग चीज डिमांड करते हैं और फिजिक्स के आंसर अलग चीज डिमांड करते हैं। अब अगर ये समझ गए कि तीनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग ट्रीट करना बहुत जरूरी है, लेकिन अब आते हैं अगले पार्ट पे, जहां पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास समय कम है और कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे 3 लेयर मेथड के बारे में, यानी कि हम अपनी पढ़ाई को 3 अलग अलग लेयर्स में करेंगे। जी हां, इसमें सबसे पहली लेयर आती है कंसेप्ट लेयर, जो कि लगभग 15 दिन या 20 दिन चलानी है आपको। इसमें आपको अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का प्रोसेस नहीं पता तो बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी गो थ्रू करो, शॉर्ट नोट जो आपने पहले बनाए थे वो यूज करो, नहीं बनाए तो किसी से हेल्प लो। अब आपके पास समय नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का, इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करो, उसको अलग से एक पेज पे लिख सकते हो। लेकिन जब हो जाए तो अपने आप से पूछो क्या कंसेप्ट क्लियर है? अगर नहीं है तो वन शॉट जाओ। वन शॉट इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, नहीं तो साइंस एंड फन एजुकेशन पे भर भर के वन शॉट हर एक चैप्टर के लास्ट 2 साल से डाल रहे हैं। फिर सेकंड लेयर आती है, जो कि अगेन सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, और वो है प्रैक्टिस लेयर, जो कि अगेन आपको 15 दिन के आसपास चलानी है।
हर एक चैप्टर के रोज आपको कुछ सवाल बनाने हैं। मान लेते हैं आपके सिलेबस में 15 चैप्टर हैं, लेट अस से आपके सिलेबस में 15 चैप्टर हैं, तो 15 दिन में हर एक दिन में आपको उस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं। अगर आपने पहले कर रखे तो ऊपर ऊपर से पढ़ लो। न्यूमेरिकल आपको सारे करने होंगे, खासकर एग्जाम्पल इन टेक्स्ट भी करने हैं, वो छोड़ देते हो आप, पेपर वहीं से बन जाता है कभी कभार। अब अगर आप 9th क्लास में और पेपर मुश्किल बनता है तो एग्जाम्पलर पे भी जाइएगा, लेकिन अगर आप 10th क्लास में हो तो आप PYQ साइंस में जरूर 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 कीजिएगा। अब ये सारी चीजें अगर आपको अलग अलग किताबों में मिल रही हैं और आप बहुत टेंशन में हो तो आप 10th क्लास में अगर हो तो विनर सीरीज भी आप ले सकते हो, जिसमें हमने एक ही किताब में हर प्रकार के क्वेश्चन डाल दिए, क्योंकि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के बाद PYQs पे जाना है और कुछ भी करके हर एक चैप्टर के 10 से लेकर 15 सवाल आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाने ही होंगे। विनर सीरीज की हेल्प ले सकते हो। फिर आती है लेयर नंबर 3। थोड़ी सी एक्सट्रीम लेयर है, थोड़ी सी ब्रूटल भी है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन यही वो समय है जहां पे सबसे ज्यादा आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और ये लेयर चलने वाली है 10 दिन, जहां पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स बनाने होंगे। मैं कहूंगा एट लीस्ट 5 पेपर, सैंपल पेपर बनाने ही होंगे, क्योंकि आपको उन्हें एनालाइज भी करना है। एक दिन छोड़ के एक सैंपल पेपर बनाओ, उसको एनालाइज करो कि मेरी गलती कहां हुई है, और उस गलती को ठीक करने के लिए पूरा 2 घंटे 3 घंटे दो, ताकि वो गलती अगले पेपर में ना हो। लेकिन इन पेपर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप इन्हें एनालाइज नहीं करोगे। एनालाइज करने का मतलब आप थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले आपने पेपर दिया, उसके बाद आपने खुद या किसी से चेक करवाया, जो भी गलतियां हुई उसको मिस्टेक नोटबुक, मैंने लाल रंग की एक नोटबुक लगा रखी थी अपने टाइम पे, जिसको मिस्टेक नोटबुक बोलता था, 5 रुपए 10 रुपए वाली मिस्टेक नोटबुक बनाओ। उस मिस्टेक नोटबुक में लिखो मेरे से गलतियां कहां हुई हैं, क्या मैं बायोलॉजी के टर्म्स याद नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूं, क्या मैं यूनिट्स के कन्वर्जन में मिस्टेक कर रहा हूं, वो लिख दो। और उस गलती को सुधारने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हाथ से बनाओ, किताबों की या फिर चैट जीपीटी की मदद लो। अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं, खासकर कुछ सर्टेन कीवर्ड्स हैं जहां पे आप भूल रहे हो, उनको आप फ्लैश कार्ड्स बना के सामने चिपका दो और रोज सुबह देखो। हो सकता है गलती आंसर प्रेजेंटेशन में भी हो, यानी सब कुछ आपको ठीक लग रहा हो लेकिन टीचर ने नंबर ना दियो, उसके लिए मैं अगले पॉइंट पे बात करने वाला हूं। या फिर डायग्राम मिस्टेक भी हो सकती है, जिसके लिए डायग्राम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब चलते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम पे, जहां पे बच्चा कहता है मैंने तो सब कुछ सही लिखा था, मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो यहां पे बात करते हैं आंसर राइटिंग की। सही तरीके से लिखे गए आंसर आपको 5 से लेकर 10 नंबर एक्स्ट्रा दिलवा सकते हैं, जो आपके कट रहे थे अभी तक। सबसे पहला पॉइंट, अपने आंसर में कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो उसे हाईलाइट कर दो, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उसे हाईलाइट कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा चेकर का ध्यान उन्हीं कीवर्ड्स पे जाए जो बहुत जरूरी है, ताकि बाकी चीजों पे ध्यान थोड़ा कम जाए। जरूरी है ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, एक्स्ट्रा चीजें ऐड करो। जैसे बायोलॉजी में बोला नहीं गया है, बट अगर लगता है कि डायग्राम बनाऊंगा तो आंसर और प्यारा हो जाएगा तो बना दो। केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, बोला नहीं गया है, लेकिन रिएक्शन लिख दो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा होता है। लेट्स से एक सवाल आया कि व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन ब्लैक कलर बॉटल्स। अब सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक कलर बॉटल्स में क्यों रखते हैं, आपने पूरी अंग्रेजी में तो लिख दिया, लेकिन नीचे अगर आप उसकी फोटो डिकम्पोजिशन भी रिप्रेजेंट कर दोगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होंगे कि ऊपर वाला कोई पढ़ेगा भी नहीं, विच बेसिकली मीन्स आपको अपने आंसर्स में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना जो आपके आंसर को और बेहतर बना देगा, चाहे वो डायग्राम हो चाहे वो कोई रिएक्शन हो। तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट, खासकर साइंस के लिए, आप अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखो। अगर आप एक पूरे पैराग्राफ में लिखते हैं तो टीचर को ढूंढने में दिक्कत होती है और कभी कभार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे पॉइंट फॉर्म में लिखोगे तो हर एक टीचर हर एक पॉइंट पढ़ेगा ही पढ़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ा क्लैरिटी होगी टीचर को आंसर चेक करते हुए। तो इसलिए कोशिश करो कि अगर कोई आंसर 4 लाइनों का है तो उन्हें बल्कि आप 4 पॉइंटर बना के या 3 पॉइंटर बना के लिख सको तो बेहतर होगा। चौथा, फिजिक्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जांपल्स का। अगर आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो नीचे पूछा नहीं है बट फिर भी कोई एग्जांपल दे दीजिए। या फिर पूछा हुआ है ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ का पूरी स्टेटमेंट लिख दें, V = IR लिख, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिख दें कि भैया घर में लेटर से अगर हम करंट को बढ़ाएंगे, लेटर से हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स में या किसी और में एग्जांपल्स ऐड करो अगर नहीं भी पूछा है तो। बायो में पूछा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, एग्जांपल नहीं पूछा है, लिख दो लिख दो लिख दो, एक बेहतर इंप्रेशन है। और लास्ट, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखना, आपके आंसर में कभी कभार अलग अलग वर्ड लिखे होते हैं, एक्सप्लेन, जस्टिफाई, ड्रॉ, ये सब का अलग अलग मतलब होता है। अगर कहीं पे ड्रॉ लिखा है तो वो कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस मांग रहे हैं, कहीं पे लिखा है जस्टिफाई तो वो अलग एक्सपेक्टेशन मांग रहे हैं, कहीं पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन तो अलग जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं। उसके लिए हर ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस के जिनके नीचे आंसर लिखे हों या पीछे आंसर लिखे हों उनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जहां पे आप समझ पाओ कि जस्टिफाई, एक्सप्लेन, इन सब में मुझे क्या लिखना है। कभी कभार इनका मतलब सेम भी होता है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में इनके अलग अलग मतलब निकलते हैं। उसके लिए आपको अपने लेवल पे प्रैक्टिस
सक्सेस करनी होगी। तो बेसिकली ब्लूप्रिंट ये आपके सामने मोटा मोटा है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं बिना मेहनत के ये सारी चीजें आपको बेहतर नंबर दिलवा देंगी, लेकिन अगर आप मेहनत को सही डायरेक्शन में करोगे तो वो मेहनत की एफिशिएंसी जो पहले 100% थी अब वो 200% हो जाएगी। तो आई होप आप ये वीडियो का कोई ना कोई पार्ट या पूरी की पूरी वीडियो यूज करेंगे, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है बताइएगा, क्योंकि प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में हम इन चैनल्स पे बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं, तो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। लव यू।